नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों जो नए हैं उनको बता दूं कि हमारी रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हमारी दो सीरीज इस चैनल पर चल रही है। एक है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज जो कि PYQ की है, जिसमें हम PYQ कर रहे हैं ताकि हमें परीक्षा की मांग समझ में आ जाए। और अगर आप हमारी ये सीरीज PYQ की कर लिए होंगे और उसमें साइंस का पोर्शन कवर कर लिए होंगे जो लगभग 6-7 वीडियो है, अगर वह आप देख लिए होंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेलवे ग्रुप डी अगर आपको निकालना है तो साइंस में प्रकाश चैप्टर जो है, जिसको लाइट कहते हैं यानी प्रकाश, सबसे महत्वपूर्ण साइंस का चैप्टर है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और आज हम उसका ही रिकैप करने वाले हैं रिकैप 20 में। दोस्तों हमारा रिकैप दूसरी जो सीरीज चल रही है रिकैप के नाम से, जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, और इसमें हम उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो हमें पता चला PYQ करने से, उस पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम रिवीजन करवा रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने पॉलिटी के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिए और सारी वीडियो देख डालिए। अगर आप उसका नोट बना सके तो अच्छा है, नहीं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पर डाल दी जाती है। दोस्तों आज ये 20वीं वीडियो जो हम प्रकाश के 100 एक्सपेक्टेड जो MCQs हैं वो करेंगे, 100 क्वेश्चन, और फटाफट करेंगे। रिवीजन है, ये कोई फंडामेंटल क्लास नहीं है, फाउंडेशन वाली क्लास नहीं है, तो हम फटाफट रिवीजन करेंगे और ये 100 क्वेश्चन देखेंगे। आप यकीन मानिए यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, करिए और इसको प्रैक्टिस के हिसाब से लीजिएगा। प्रैक्टिस कैसे होगी? आप 100 एक रफ शीट लीजिए, उसमें 100 नंबर डाल दीजिए, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जब दिखाया गया, मैं क्वेश्चन और आंसर की स्लाइड अलग बनाता हूँ, इसलिए जब पहला क्वेश्चन दिखाया जाए तो उसमें आप लिख लीजिए B सही है, C सही है, A सही है, D सही है, जो भी सही है वो लिखते जाइए। जब आंसर स्लाइड आए, जैसे इसमें लिखे B, तो उसमें सही हुआ गलत, सही हुआ गलत, वो लिखते जाइए। इससे आप मिला पाएंगे आपने 100 क्वेश्चन में कितना सही किया, और वह कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैं पहले ऐसे वन लाइनर के हिसाब से, जैसे फैक्ट रहते हैं वो ऐसे पढ़ाता था, लेकिन अभी MCQs ला रहा हूँ, तो ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि फिर वैसे ही जाएं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूँ और भी दसनों एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। बस आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। आप थोड़ा सा समय निकाल के अगर लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम और आपके लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनका मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मैं ग्रुप डी से उभरा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ ग्रुप डी की अहमियत। जो संपन्न परिवार है उसके लिए तो नहीं, जो गरीब परिवार का लड़का होता है उसके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। आपका जीवन पूरा बदल जाता है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ इन दोनों सीरीज के माध्यम से कि आपका सिलेक्शन हो सके। इसमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट करेंगे, इसमें कोई समय नहीं लेंगे। आपको स्लाइड देखना क्वेश्चन की, तुरंत आंसर करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? फटाफट आप रफ शीट पर लिखते जाइए, या केवल ये कर सकते हैं अगर आपको ये पता है। कितने गलत किए वो भी अगर कर पाएंगे तो इससे पता चल जाएगा आपने कितना सही किया। ठीक है, चलिए इसमें सही ऑप्शन होगा बी। इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सभी को याद होगा, रटा होगा, नहीं होगा तो रट लेना।
ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में बन जाते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है बताइए। ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी ध्वनिक या डी आंतरिक। और इसमें सही होगा अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। तीसरा है प्रकाश का द्वय स्वरूप किसने प्रतिपादित किया था। ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी प्लैंक या डी हाइजेनबर्ग। और इसमें सही ऑप्शन होगा बी आइंस्टीन। प्रकाश का द्वय स्वरूप आइंस्टीन ने खोजा था, प्रतिपादित किया था। चौथा प्रश्न है परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। ए दर्पण, बी प्रिज्म, सी लेंस, डी फाइबर। परावर्तन का नियम, प्रकाश के चार परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो इसमें परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है और इसमें सही होगा ए दर्पण। पांचवा प्रश्न समतल दर्पण में बनी प्रतिमा कैसी होती है। ए वास्तविक उल्टी, बी आभासी सीधी, सी वास्तविक बड़ी, डी आभासी छोटी। और इसमें सही आंसर होगा बी आभासी सीधी। समतल दर्पण में जो बनी प्रतिमा होती है आभासी होती है और सीधी होती है। छठवां प्रश्न कार का साइड मिरर किस प्रकार का दर्पण होता है। ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी दोनों। उत्तल और अवतल दोनों। और इसमें सही होगा बी उत्तल दर्पण। कार का साइड मिरर बहुत पूछता है। सातवां प्रश्न अपवर्तन का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ए न्यूटन, बी स्नेल, डी गैलीलियो, सी गैलीलियो, डी फैराडे। चलिए और इसका सही आंसर होगा बी स्नेल। अपवर्तन का नियम स्नेल। आठवां जल में तैरती वस्तु वास्तविक से यहाँ खाली स्थान कैसी दिखती है। जल में तैरती वस्तु ए बड़ी और पास, बी छोटी और दूर, सी समान, डी धुंधली। और इसमें सही आंसर होगा ए बड़ी और पास। अपवर्तन का नियम। नौवां सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। ए जल, बी हीरा, सी कांच, डी वायु। सबसे अधिक अपवर्तनांक और इसमें सही आंसर होगा बी हीरा। आगे 10वां क्वेश्चन प्रिज्म से प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है। तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ए 5, बी 6, सी 7 या डी 9। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जो गलत होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताएगा। सी 7 प्रिज्म से प्रकाश जब निकलता है वो 7 रंगों में विभक्त होता है। 11वां विबग्योर में सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का। ये सभी जो 7 रंग हैं उनका शॉर्ट फॉर्म है। में सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है। ए लाल, बी नीला, सी बैगनी, डी पीला। और इसमें सही आंसर होगा सी बैगनी। 12वां इंद्रधनुष बनने का कारण है क्या। ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी उपरोक्त सभी। और इसमें सही आंसर होगा जो आपने लगा दिया होगा उपरोक्त सभी। 13वां है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये सूर्य के कारण, बी जलवाष्प के कारण, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है मेरे बंधुओं। इसमें बहुत लोग गलत करेंगे लेकिन इसमें सही आंसर है सी प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे 14वां सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि। ए लाल का अपवर्तनांक कम होता है, बी नीले किरणें शोषित हो जाती हैं, सी धुंध छा जाती है, डी वायु घनी हो जाती है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। लाल का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन आंख का लेंस किस प्रकार का होता है। ए अवतल, बी उत्तल, सी बेलनाकार, डी परवलयिक। ठीक। और इसमें सही आंसर होगा बी उत्तल प्रकार का होता है हमारे आंख का लेंस। 16वां निकट दृष्टि दोष किससे सुधरता है। मेरे भैया फेवरेट क्वेश्चन है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष किससे सुधारा जाता है और इसमें सही आंसर होगा बी अवतल लेंस। देखिए 2 तरह का दृष्टि दोष होता है, निकट और दूर। अच्छा यहाँ पर ले जानिए
निकट जो होता है उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर जो होता है उसमें दूर दृष्टि तो उसमें पास की वस्तु नहीं दिखती। अच्छा, निकट में अवतल लेंस चढ़ाया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। मैं कैसे याद रखता हूँ, दोनों बड़े शब्द एक साथ होते हैं। निकट 3 बड़ा है, दूर से बड़ा है ना निकट में शब्द, शब्द देखिए, और उत्तल से बड़ा है अवतल, यानी जिसमें ज्यादा शब्द हैं वो एक साथ, जिसमें कम शब्द हैं वो एक साथ। दूर दृष्टि उत्तल, निकट दृष्टि अवतल, बड़े शब्द एक साथ। ऐसे मैं याद रखता हूँ, कभी नहीं भूलता। आपको भी अब नहीं भूलेगा जीवन भर। 16वां हो गया। 17वां, दूर दृष्टि दोष सुधरता है, छोटा शब्द है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी प्रिज्म। और इसमें सही आंसर होगा ये उत्तल लेंस। 18वां, लेजर का पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पढ़ लीजिए आराम से। ए लाइट absorption by simple emission of radiation, b light amplification by simulated emission of radiation, c low angle simple emission of ray। इनमें से कोई नहीं। इसमें 18वां में सही होगा बी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सही। 19वां, और याद रखिएगा वो फिर बहुत मस्त क्वेश्चन है। फाइबर ऑप्टिक तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित, बहुत पूछा जाता है ये परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी विवर्तन। बताइए दोस्तों, इसमें सही होगा सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए आज। 20वां, पेरिस्कोप का किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप, ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। और इसमें सही होगा बी परावर्तन। पेरिस्कोप परावर्तन के नियम पर काम करता है। 21वां, आपतन कोण 0 होने पर परावर्तन कोण कितना होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 90 डिग्री। और इसमें सही होगा 0 डिग्री। भैया अपवर्तन जितना होता है वही कोण परावर्तन में बनता है श्रीमान। 22वां, जब प्रकाश कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में जाता है तो वह ए अभिलंब से दूर मुड़ता है, बी अभिलंब की ओर मुड़ता है, सी सीधा चलता है, डी फैल जाता है। कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में, बताइए। और इसमें सही होगा बी अभिलंब की ओर मुड़ता है। अगर कम सघन से अधिक सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर और मुड़ जाएगा। ठीक। 23वां, प्रकाश की किरण किस जल से वायु में जाती है तब उसकी गति क्या होती है। जल से वायु में जा रही, यानी सघन से विरल में जा रही है, विरल में उसको रोकने वाले कम होंगे। ए कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी समान रहती है, या डी पहले घटती है फिर बढ़। मेरे बंधुओं, ये सघन है फिर विरल में जाएगी, उसको कम रोकेगा कोई तो और तेज चलेगी, बी बढ़ जाती है। 24वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। ये जब आप आपतन कोण छोटा होता है कांतिक कोण से, जब आपतन कोण बराबर होता है कांतिक कोण से, जब आपतन कोण बड़ा होता है कांतिक कोण से। डी हमेशा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, इसमें सही होगा जब आपतन कोण बड़ा होगा कांतिक कोण से। क्रांतिक कोण जो होता है उस वो छोटा होना चाहिए आपतन कोण से, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 25वां, हीरा इतनी अधिक चमकदार क्यों होता है। ए उसमें अधिक दोष होते हैं, बी उसमें कांतिक कोण छोटा होता है, सी उसमें प्रकाश अवशोषित होता है, या डी उसकी चमक चिकनी होती, सतह चिकनी होती है। बताइए हीरा अधिक क्यों चमकदार होता है। और इसमें सही ऑप्शन होगा बी उसमें कांतिक कोण छोटा होता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए उसकी चमक बहुत अधिक होती है। 26वां, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। सभी चीजों का याद रखिएगा। 1.00, बी 1.33, सी 1.5, या डी 2.42। जल का अपवर्तनांक होता है मेरे दोस्तों बी 1.33। आगे 27वां प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ए 1.2, बी 1.3, सी 1.5,
या डी 2.4, और इसमें सही ऑप्शन होगा सी 1.5 कांच का अपवर्तनांक। 28वां, यदि प्रकाश की गति किसी माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? लगभग कांच के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा, इसमें सही ऑप्शन बताइए। ए 1.0, बी 1.2, सी 1.5, डी 2.0, और इसमें सही ऑप्शन होगा 1.5 यानी 1.5 अपवर्तनांक। 29वां, फाइबर ऑप्टिकल किस आधार पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिकल जो लगते हैं किस आधार पर? ए परावर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी विवर्तन, विवर्तन, और डी है प्रकीर्णन, और इसमें सही ऑप्शन होगा बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रट डालिए फाइबर ऑप्टिकल। 30वां, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, कम सघन से अधिक सघन में जा रहा है तो ए तरंग दैर्घ्य घटती है, बी आवृत्ति बढ़ती है, सी आवृत्ति घटती है, डी तरंग दैर्घ्य घटती है बढ़ती है, क्या होगा? चलिए इसमें सही आंसर होगा ए तरंग दैर्घ्य घटती है, याद रखिएगा। 31वां, सफेद प्रकाश का विश्लेषण किस उपकरण से होता है? सफेद प्रकाश का विश्लेषण किस उपकरण से हो पाता है? ए दर्पण, बी लेंस, सी प्रिज्म, डी कैमरा, और इसमें सही आंसर होगा सी प्रिज्म। आगे 32वां, विग्योर में सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? बहुत पूछा जाता है। ए बैगनी, बी पीला, सी नीला, अरे लाल, और डी नीला, और इसमें सही आंसर होगा लाल का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, इसीलिए सूर्यास्त के समय सूर्य लाल भी दिखता है। ठीक है, आगे 33वां, कौन सा रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है? अपवर्तित होता है। ए लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी हरा, इसमें सही आंसर होगा सी बैगनी, याद रखिएगा बहुत पूछता है। 34वां, इंद्रधनुष बनने के लिए किस प्रक्रिया का संयोजन होता है? इंद्रधनुष में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? ए केवल परावर्तन, बी केवल अपवर्तन, सी अपवर्तन परावर्तन और प्रकीर्णन, डी केवल प्रकीर्णन, और इसमें सही आंसर होगा सी अपवर्तन परावर्तन और प्रकीर्णन, तीनों प्रक्रियाएं जब होती हैं तभी इंद्रधनुष बनेगा। 35वां, प्रिज्म में प्रकाश का कौन सा गुण दिखाई देता है? प्रिज्म में प्रकाश का कौन सा गुण दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी विवर्तन, और इसमें सही आंसर होगा बी अपवर्तन। 36वां क्वेश्चन आपके सामने, जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से गुजरती हैं तो वे ए केवल अपवर्तित होती हैं, बी केवल परावर्तित होती हैं, सी अपवर्तित और परावर्तित होकर रंगीन बन जाती हैं, डी ध्रुवित होती हैं, और इसमें सही आंसर होगा सी अपवर्तित व परावर्तित होकर रंगीन बन जाती हैं, याद रखिएगा। 37वां प्रश्न, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ए लाल किरणों का प्रकीर्णन, बी नीली किरण का अधिक प्रकीर्णन, सी हरी किरण का प्रकीर्णन, डी पीला किरण का प्रकीर्णन। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? और इसमें सही ऑप्शन होगा बी, नीले किरण का अधिक प्रकीर्णन होता है। नीली किरण जो होती है प्रकाश में उसका अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए। 38वां, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि? सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि नीली किरणें अधिक बिखर जाती हैं, लाल किरणें अवशोषित हो जाती हैं, सी वायु की मोटाई कम हो जाती है, डी कोई नहीं, ये सब तो फालतू चीज है। लाल किरणें अधिक अवशोषित हो जाएंगे तो भैया क्यों वो लाल दिखाई देगा? मेरे समझ में नहीं आता। इसमें केवल ये ऑप्शन सही है, नीली किरणें अधिक बिखर जाती हैं। 39वां, चांदनी सफेद क्यों होती है? ए क्योंकि वह सूर्य का प्रकाश है, बी क्योंकि चंद्रमा स्वयं चमकता है, सी क्योंकि वायुमंडल नहीं होता, डी क्योंकि यह तारा है। सूर्य तारा नहीं है भैया, उपग्रह है, और अरे जो चांद है तारा नहीं उपग्रह। चांदनी सफेद होती है क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश है, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, इसलिए सफेद दिखाई देती है। 40वां प्रश्न, रेले प्रकीर्णन स्कैटरिंग किससे संबंधित है? रेले प्रकीर्णन किससे संबंधित है? ये ध्वनि से,
बी प्रकाश से, सी ऊष्मा से, डी विद्युत से, और इसमें सही आंसर होगा बी प्रकाश से। 41वां प्रश्न, मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें प्रकाश ही नहीं, प्रकाश से संबंधित जो उपकरण होते हैं, प्रकाश से संबंधित हमारा नेत्र कैसे काम करता है, तो नेत्र के भी सारे क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। प्रकाश से जो लेजर वगैरह जो उपकरण बनते हैं, जो उस सिद्धांत पे काम करते हैं, जैसे टेलीस्कोप, कैमरा, वो सब क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आप फटाफट रिवीजन करिए। 41वां, मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी लेंस, डी रेटिना। याद रखिएगा लेंस। लेंस मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने वाला भाग होता है, सबको एक जगह कर देता है प्रकाश को। याद रखिएगा। 42वां, मानव नेत्र का पर्दा जो स्क्रीन कौन होता है? मानव नेत्र का पर्दा कौन होता है? ए कार्निया, बी लेंस, सी रेटिना, डी पुतली। पर्दे का काम कौन करता है भैया? रेटिना। रेटिना, हमारी रेटिना जो है पर्दे का काम करती है। 43वां, रेटिना पर वस्तु की छवि कैसे दिखाई देती है? रेटिना पर्दा है तो पर्दे पर कैसे छवि बनती है वो बताइए। ए सीधी और वास्तविक, बी उल्टी और वास्तविक, सी सीधी और आभासी, डी उल्टी और आभासी। सीधा तो होने से रहा और इसमें सही होगा उल्टी और वास्तविक। वास्तविक छवि होती है लेकिन वह उल्टी बनती है, फिर हमें यह सीधी दिखाई देती है। 44वां, मानव नेत्र का सामान्य दूर दृष्टि बिंदु होता है। सामान्यतः कितनी दूर तक आदमी का नेत्र देख सकता है? ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर, डी अनंत। इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, उनको 25 माई बाप याद आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसमें सही होगा डी अनंत, मानव नेत्र अनंत तक देख सकता है। 45वां, सामान्य दृष्टि वाला मनुष्य स्पष्ट रूप से किस दूरी तक पढ़ सकता है? हाँ, यह क्वेश्चन हम रटे रहते हैं, उसमें वैसा भी उसको लगा आते हैं। ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 200 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि वाला मनुष्य स्पष्ट रूप से दूरी किस दूरी पर पढ़ सकता है? और इसमें होता है ये 25 सेंटीमीटर। चलिए 46वां, रात्रिचर यानी नाइट विजन जानवरों की आंखों में किसकी अधिकता होती है? ए कोन्स, बी रॉड्स, सी लेंस, डी आइरिस। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें होता है बी रॉड्स। रॉड्स को आंख में जो छड़े भी कहते हैं, छड़े। रेटिना में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। रॉड्स और कोन्स, ये कोन्स जो है शंकु, ये प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदल देती हैं। प्रकाश को तंत्रिका संकेत में बदल देती, तब हमारा दिमाग उसको समझ पाता है, पढ़ पाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये रोड्स जो होता है यह रात्रिचर जानवरों की आंखों में अधिक होता है, क्योंकि रोड्स कम प्रकाश में भी देखने के काबिल बना देता है। और जो ये कोन्स होते हैं जिसको शंकु कर सकते हो, यह रंगीन चीजों को देख पाता है। ये जिसके में कम होगा उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको कहते हैं कलर नहीं पहचान पाता। तो ये दोनों, ये जो है कि रात्रि में देखने के कामयाब बनाता है रॉड्स, और ये कॉन्स जो है वो रंगीन। ठीक, आगे 47वां, आंख का कौन सा भाग रंग को पहचानता? देखिए आ गया क्वेश्चन। ए रॉड्स, बी कॉन्स, सी लेंस, डी आइरिस। और इसमें सही होगा, सभी का सही होगा बी कॉन्स यानी शंकु। ठीक। 48वां, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये मोतियाबिंद, बी रतौंधी, सी कलर ब्लाइंडनेस, डी ग्लूकोमा। और ये किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि बचपन में जब हम लोग कक्षा 5वीं में विज्ञान पढ़े थे तो रतौंधी इतना ज्यादा रटे थे कि वो हमारी सपनों में भी कोई पूछ ले विटामिन ए तो रतौंधी ही निकलता है। ठीक है, चलिए इसमें सही होगा बी रतौंधी। 49वां प्रश्न, नेत्र का पारदर्शी भाग क्या होता है? ये रेटिना, बी कार्निया, सी पुतली, डी आइरिस। और इसमें जो पारदर्शी भाग होता है वो कार्निया होता है, कार्निया। 50वां, आंख में आइरिस का कार्य है। आंख में जो आइरिस है उसका काम क्या होता है? ये प्रकाश को अपवर्तित करना।
बी रंग पहचानना, सी पुतली के आकार को नियंत्रित करना, डी छवि बनाना। और इसमें सही आंसर होगा सी पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आयरिस का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ हम लोगों ने 50 मार दिया है, यानी 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए। चलिए आगे फटाफट 50 क्वेश्चन और है। 51वां, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति क्या होता है? पास की वस्तु नहीं देख पाता, दूर की वस्तु नहीं देख पाता, सी दोनों नहीं देख पाता, डी केवल रंग नहीं पहचानता। निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है, हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते, इसलिए इसमें सही होगा बी। 52वां, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, ए उत्तल लेंस से, बी अवतल लेंस से, सी बेलनाकार लेंस से, डी कोई नहीं। और इसमें निकट है, बड़ा शब्द, लेंस का भी बड़ा वाला याद आएगा यहाँ पे आपको, बी अवतल लेंस। 53वां, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को क्या होता है? ए पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, बी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, सी दोनों नहीं देख पाता, डी रंग नहीं देख पाता। दूरदृष्टि यानी पास की वस्तु नहीं देखेगा, उल्टा होता है, इसमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। 54वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है और दूर छोटा शब्द, छोटा लेंस, ये अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी अवतल दर्पण से। कहाँ दर्पण लगाते फिरोगे भैया? और इसमें सही होगा बी उत्तल लेंस से। आगे 55वां, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया बायोपिया किसमें होता है? ए बच्चों में, बी बुजुर्गों में, सी जवानों में, डी महिलाओं में। और इसमें सही आंसर है प्रेसबायोपिया बुजुर्गों में होता है। 56वां, प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफोकसी लेंस, द्विफोकल जिसमें होता है दो, डी बेलनाकार लेंस। और इसमें सही आंसर होगा द्विफोकसी लेंस। ये आप लोग देखे होंगे बुजुर्गों के लेंस जो चश्मे पहनते हैं उसमें। 57वां, कलर ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है? ए रॉड्स में दोष, बी कोन्स में दोष, सी लेंस में दोष, कॉर्निया में दोष, डी कॉर्निया में दोष। और मैं पीछे ही बता दिया हूँ, कलर की बात जहाँ भी आएगी, जो हमारी कोन्स यानी शंकु कोशिकाएं होती हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। कोन्स में दोष हो जाता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, और वैसे आदमी का सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में नहीं होगा। ठीक, आगे 58वां, आस्टिग्मेटिज्म किस कारण से होता है? ये लेंस का आकार गोल ना होना, बी रेटिना में दोष होना, सी विटामिन ए की कमी, डी पुपिल की मोटाई। आस्टिग्मेटिज्म किस कारण से होता है? और इसमें सही आंसर होगा लेंस के आकार गोल नहीं होता इसमें, इस वजह से रोग होता है। बहुत पूछता है, याद रखिएगा। 59वां, आंख में पानी भरना और खुजली होना किसके कारण होता है? ए रेटिना में दोष, बी कार्निया में संक्रमण हो गया हो, सी रॉड्स में दोष, डी कॉन्स में दोष। ये सब रॉड और कॉन्स इससे कोई लेना देना नहीं है, बी होगा कार्निया में संक्रमण अगर हो जाता है तो आंख में पानी भरता है और खुजली होने लगती है। 60वां, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ए रेटिना का वह स्थान जहां रॉड्स और कॉन्स नहीं होते, बी आइरिस का केंद्र, सी लेंस का कोना, डी कॉर्निया का किनारा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सही कर लेंगे। इसमें सही होगा रेटिना का वह स्थान जहां रॉड्स और कॉन्स नहीं होते। फिर एक बार मैं बता दूं, रॉड्स जो होता है वो कम प्रकाश में देखने के योग्य बनाता है और कॉन्स रंगों को पहचानने में। तो ब्लाइंड स्पॉट कह रहा है, यानी ये दो चीजें नहीं जहां होंगी वहीं ना होगा भैया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सही हो जाएगा। आगे 61वां प्रश्न, कैमरा का कौन सा कार्य किसके समान होता है? कैमरा कार्य किसके समान होता है? ए मानव कान के मेरे भैया, बी मानव नेत्र के, सी प्रिज्म के, डी दूरबीन के। बताइए इसमें, ए को तो आप फटाफट एलिमिनेट कर दोगे और इसमें सही होगा बी मानव नेत्र के समान कैमरा काम करता है। 62वां, कैमरा में फिल्म या सेंसर
किसके समान कार्य करता है? ए लेंस के, बी रेटिना के, सी पुतली के, डी आइरिस के। और इसमें सही आंसर होगा बी रेटिना के समान। फिल्म या सेंसर जो कैमरे में होता है वो रेटिना की तरह काम करता है। 63वां कैमरा का अपर्चर किसके समान होता है? ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी रॉड्स। और इसमें सही होगा आइरिस। जो कैमरा का अपर्चर है वह हमारी आंख के में जो आइरिस होता है उसके समान काम करता है। 64वां प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? प्रोजेक्टर में ए अवतल, बी उत्तल, सी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण। अरे भैया लेंस होगा और इसमें सही आंसर होगा बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रोजेक्टर में, ठीक। 65वां आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास किस प्रकार का लेंस है? आवर्धक लेंस किस प्रकार का लेंस है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफोक्सी लेंस, डी बेलनाकार लेंस। और इसमें सही आंसर होगा बी उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस किस प्रकार का लेंस है? उत्तल प्रकार का लेंस है। 66वां सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में कैसे लेंस का प्रयोग होता है? ए केवल उत्तल लेंस, बी केवल अवतल लेंस, सी उत्तल और अवतल दोनों लेंस, डी कोई नहीं। तो सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है हमारा केवल उत्तल लेंस। केवल उत्तल लेंस, ज्यादा जगहों पर उत्तल लेंस ही प्रयोग होता है। 67वां दूरबीन टेलीस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो कोई भी बता देगा, क्योंकि हम जब बचपन में, अगर आपको याद होगा, तो मेले में जाते थे तो मम्मी से जिद करते थे दूरबीन लेने का, क्योंकि उससे हमें मजा आता था देखने में। क्या देखने में बताइए? ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, बी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, सी प्रकाश की गति नापने के लिए, डी ताप नापने के लिए। इसमें सही होगा बी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और हमें बहुत मजा आता था दूरबीन लेकर। 68वां पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। याद रखिएगा पेरिस्कोप, पास से पेरिस्कोप, पास से परावर्तन, कभी नहीं भूलेंगे। 59वां रडार किस तरंग का उपयोग करता है? जो रडार होता है, ए प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी एक्स रे, या डी अल्ट्रावायलेट। कौन सी तरंग का उपयोग रडार करता है? और इसमें रा से रडार, रा से रेडियो तरंग, ठीक। 70वां चश्मे में प्रयुक्त लेंस का उपयोग, चश्मे में प्रयुक्त लेंस का उद्देश्य क्या होता है? ये छवि को उल्टा करना, बी दृष्टि दोष को सुधारना, सी रंग बदलना, डी छवि का बड़ा करना। चश्मे में प्रयुक्त लेंस का उद्देश्य क्या होता है? इसमें बी होगा दृष्टि दोष को सुधारना। वो फैशन के लिए नहीं चलिए अभी फैशन के लिए पहनते हैं लोग, लेकिन उसका काम होता है दृष्टि दोष जो है उसको सुधारना। 71वां लेजर का पूरा नाम, और इसमें हम लोग एक बार देख चुके हैं इसलिए याद रखिएगा। लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, ये रहेगा। 72वां लेजर प्रकाश की मुख्य विशेषता होती है, लेजर प्रकाश की मुख्य विशेषता है, ए यह असंगत होती है, बी यह एक रंगी और संगत कोहेरेंट होती है, सी यह फैलावदार होती है, डी यह धीमी होती है। फैलावदार तो नहीं होती, धीमी भी नहीं होती। लेजर भी हम लोग मेले में खूब लिए हैं, इसमें बी होता है एक रंगी और संगत होती है, ठीक है ना। 71वां लेजर का उपयोग किसमें किया जाता है? ये नेत्र शल्य चिकित्सा किसमें नहीं किया जाता है? यहाँ गलती। एक बात मेरी आप कान खोलकर अपने दिमाग में बांध लीजिए कि जहां भी क्वेश्चन हो उसको सही से पढ़िएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि नहीं है के चक्कर में एक दो क्वेश्चन खराब हो जाता है और उसकी वजह से हम हजारों लोगों से पीछे छूट जाते हैं, सिलेक्शन हमारा प्रभावित होता है। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। लेजर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? नेत्र शल्य चिकित्सा, बी सीडी डीवीडी रीडर, सी रडार में, डी हथियार प्रणाली में। लेजर का उपयोग रडार में नहीं किया जाता है भैया। 74वां फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है?
ए परावर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। अब तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 71वां, फाइबर ऑप्टिक का मुख्य उपयोग क्या है? जो फाइबर ऑप्टिक्स लगे होते हैं उसका मुख्य उपयोग क्या होता है? ये विद्युत उत्पादन, डी संचार, डी ध्वनि रिकॉर्डिंग, डी तापमापन। फाइबर अब आ रहा है भैया आपके घरों में, नेट यानी बी संचार के उपयोग में काम आता है। 76वां, होलोग्राम किस तकनीक पर काम करता है? होलोग्राम, ए विवर्तन, बी लेजर, सी परावर्तन, डी ध्रुवण किस सिद्धांत पर काम करता है? होलोजन लेजर के सिद्धांत पर काम करता है, बी सही है। 77वां, धूप का चश्मा सनग्लास किस सिद्धांत पर काम करता है? धूप का चश्मा, ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी अपवर्तन, डी परावर्तन। यह काम करता है ध्रुवण के सिद्धांत पर, ध्रुवण याद रखिएगा। 78वां, पोलराइड्स किसे नियंत्रित करता है? पोलराइड्स किसे नियंत्रित करता है? ये तरंग दैर्ध्य, बी प्रकाश की दिशा, सी प्रकाश की ध्रुवण दिशा, डी प्रकाश की गति। और इसमें सही आंसर होगा सी प्रकाश की ध्रुवण दिशा। 79वां 79, फोटोस्टेट मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? फोटोस्टेट जो मशीन होती है, ए परावर्तन, बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सी अपवर्तन, डी विवर्तन। और इसमें याद रखिएगा बी सही है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर फोटोस्टेट मशीन काम करती है। 80वां, ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य लाभ क्या है? यह सस्ता है, बी उच्च गति से डेटा संचरण करता है, सी आसानी से टूटना आसानी से, डी सीमित दूरी तक उपयोग। मुख्य लाभ इसका होता है कि उच्च गति से डेटा संचरण करता है। बराबर। 81वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया था? तो इसमें ए न्यूटन, बी हर्ट्ज, सी आइंस्टीन और डी प्लांक क्या है? और इसमें सही होगा बी हर्ट्ज जो थे, हर्ट्ज महोदय, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। 82वां, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट की व्याख्या किसने की थी? ए प्लांक, बी आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी डीवी। कौन किया था इसका व्याख्या? तो हमारे आइंस्टीन महोदय, इन्होंने किया था। 83वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव में किस कण का उत्सर्जन होता है? जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसमें किस कण का उत्सर्जन होता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। और इसमें होगा सही आंसर इलेक्ट्रॉन कण का उत्सर्जन होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। 84वां, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है किससे संबंधित है? ए प्रकाश का तरंग स्वरूप, बी प्रकाश का कण स्वरूप, सी दोनों, डी कोई नहीं। और इसमें होगा बी प्रकाश के कण स्वरूप पे ये संबंधित है। 85वां, प्रकाश के क्वांटा को क्या कहते हैं? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी फोटॉन, डी न्यूट्रॉन। और इसमें सही आंसर होगा सी फोटॉन। प्रकाश के क्वांटा को फोटॉन कहते हैं, रट लीजिएगा। 86वां, फोटॉन का द्रव्यमान होता है ए धनात्मक, बी शून्य, सी ऋणात्मक, डी स्थिर। और इसमें सही आंसर होगा शून्य। फोटॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता, शून्य होता है। 87वां, फोटॉन में कौन सी ऊर्जा होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी केवल संवेग, डी गतिज प्लस स्थितिज दोनों। फोटॉन में कौन सी ऊर्जा होती है? और इसमें सही होगा डी गतिज प्लस स्थितिज दोनों। 88वां प्रश्न है, प्रकाश का तरंग कण द्वैध सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग कण द्वैध सिद्धांत किसने दिया था? ए डी ब्रागली, बी आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी प्लांक। और इसमें सही होगा डी ब्रागली ने दिया था प्रकाश का तरंग कण द्वैध सिद्धांत।
89वां, जब धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस कारण से होता है? धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस कारण से होता है? ये ऊष्मा प्रभाव, विप्रकाश विद्युत प्रभाव, सी अपवर्तन, डी परावर्तन, और इसमें सही होगा ऐसा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही होगा। 90वां प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग किसमें होता है? इसमें ए टीवी और सोलर सेल, बी दूरबीन, सी कैमरा, डी माइक्रोस्कोप, और इसमें सही होगा ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रयोग होता है वह टीवी और सोलर सेल में होता है। 91वां, एक्सरे की खोज किसने किया था? ए हेनरी बेकरेल, बी रोंटगेन, सी आइंस्टीन, डी प्लांक, और इसमें सही होगा बी रोंटगेन। एक्सरे की खोज रोंटगेन महोदय ने किया था, याद रखिएगा। 92वां, एक्सरे का उपयोग किसमें किया जाता है? ए हृदय रोग निदान में, बी हड्डी जांच में, सी रक्त परीक्षण में, डी ताप मापन में, और इसमें तो आप सही कर लेंगे, बी होगा हड्डी जांच में। 93वां, पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज इसको कहते हैं, किस विटामिन के निर्माण में सहायक होती हैं? इसलिए कुछ जो लाभदायक यूवी होती हैं वो हमें चाहिए ही होती हैं। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी, और इसमें सही आंसर होगा विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं। 94वां, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए कौन सा चश्मा उपयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों को रोकना है अगर तो ए नीला चश्मा, बी काला चश्मा, सी हरा चश्मा, डी लाल चश्मा, तो इसमें सही आंसर होगा बी काला चश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे गलत मन मानिएगा मजाक के लिए। काला चश्मा जो है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे 95वां, किस विकिरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस विकिरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ये रेडियो तरंग, बी अवरक्त किरणें, सी एक्सरे, डी माइक्रोवेव, इसमें सही आंसर होगा सी एक्सरे। किस विकिरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? एक्सरे का, याद रखिएगा। 96वां, कौन सी किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? कैंसर के इलाज में ए एक्सरे, बी गामा किरणें, सी अवरक्त किरणें, सी डी पराबैंगनी तो होने से रहा, बी गामा किरणें का उपयोग जो है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है। 97वां, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उसको कौन रोकता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन परत, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होगा, बी ओजोन परत। ओजोन परत रक्षा कवच है पराबैंगनी किरणों की। 98वां, मृग तृष्णा माइरेज किस कारण से होती है? मृग तृष्णा किस कारण से होती है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन, और इसमें सही आंसर होगा बी अपवर्तन। मृग तृष्णा अपवर्तन। 99वां, चमकते तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? ए प्रकीर्णन के कारण, बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी परावर्तन के कारण, और इसमें सही होगा वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इस वजह से चमकते तारों हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। 100वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, पानी में डूबी हुई वस्तुएं वास्तविक से बड़ी दिखाई देती हैं, यह किस कारण होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन, और इसमें सही आंसर होगा अपवर्तन। इस तरह साथियों हम लोगों ने 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देख लिए। हमने 100 प्रश्न देखे और प्रकाश जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको एक दो बार स्पीड बढ़ाकर जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से प्रकाश से जो क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी हम जो PYQ किए हैं वहां से बहुत क्वेश्चन रिपीट होगा, तो हमारा 50 डे इंटू 15 क्वेश्चन सीरीज में जो चल रही है अब भी, उसमें जाकर जुड़ जाइए और सारी वीडियो देख डालिए। और रिकैप की सारी वीडियो, अभी विज्ञान चल रहा है, पॉलिटिक खत्म हो गई है, तो वहां जाकर स्पीड बढ़ाकर सब देख रहे हैं। रही बात PDF की, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। PDF आपको संभाल के रखना है
एग्जाम के समय आप 45 मिनट की, 50 मिनट की, 1 घंटे की ये वीडियो नहीं देखेंगे। बस पीडीएफ खोलेंगे, सरसरी निगाह से पढ़ते जाएंगे, आपको सब कुछ ताजा हो जाएगा। इसलिए सभी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से लेकर डाउनलोड करके फोल्डर बना बना कर रख दीजिए। हमारी दोनों सीरीज, अगर आप रेलवे ग्रुप डी देने वाले हैं या आपके परिवार में कोई भी ऐसा है जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है, उसको हमारी ये दोनों सीरीज जरूर भेज दीजिएगा, रिकैप वाली और 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन वाली। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम के बाद मैं बताऊंगा। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए, और ये मिस तभी नहीं होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। अच्छा, पहले हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में जो फैक्ट होते हैं उस हिसाब से ये रिकैप का वीडियो बना रहे थे। अभी हम इसको एमसीक्यूज के फॉर्म में कर रहे हैं, तो क्या यह सही है कि वह सही है, इसका सुझाव आप जरूर अवश्य दें, तभी हम वैसा ही आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी हमारा हौसला बढ़ाइए साथियों। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको यह हौसला है या आशा है कि आपका सिलेक्शन होगा और आपकी तकदीर बदलेगी। हमें भी काम करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है, और जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम समय निकाल कर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए आप अपना सपोर्ट बना कर रखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करते रहिए, ताकि हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे सकें। आपने इस वीडियो को देखा, आपको तहे दिल से धन्यवाद।